अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शेब अशरफ एंड माय रोल नंबर इज़ 862901। और आज मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक केमिकल एनालिसिस का मेथड है जिसमें हम जो फ्लेम से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी को यूज़ करते हैं एक पार्टिकुलर सैंपल की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। जो हमारे पास फ्लेम या प्लाज्मा या आर्क या स्पार्क से निकलने वाली जो पार्टिकुलर वेवलेंथ की जो रेडिएशन होगी उसकी जो टाइप है वो हमें बताएगी उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में, और जो हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी होगी वो हमें बताएगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल। जो AES हैं या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री है, ये एक काफ़ी पुराना स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। इसमें हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनका एनालिसिस करने के लिए। इसमें हम जो सैंपल है वो हम गैसेस फॉर्म में भी ले सकते हैं, वो हम लिक्विड फॉर्म में, पाउडर या सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसकी जो हाई डिटेक्शन पावर है और जो वाइड वैरायटी है उसकी वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस मेथड्स में यूज़ करते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें एक रिप्रोड्यूसिबल और रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट ऑफ सैंपल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक चैम्बर में, जिसको हम एटोमाइजेशन एक्साइटेशन चैम्बर कहते हैं। तो जो सबसे पहले जो हमारे पास जो सैंपल होता है हम उसको सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसका हम एक सोल्यूशन बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सैंपल है उसको हम सबसे पहले एक फर्स्ट चैम्बर में डालते हैं जिसको हम नेबुलाइज़र कहते हैं। नेबुलाइज़र एक ऐसा चैम्बर है जिसमें हम सोल्यूशन को मिक्स करते हैं फ्यूल और ऑक्सीडेंट्स के साथ, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ सैंपल में। ये जो हमारे पास मिक्सचर बनेगा इसको हम बाद में ट्रांसफ़र करेंगे फ्लेम तक एक इनर्ट गैस की मदद से। इसके साथ साथ हमें जो फ्लेम का टेम्परेचर है उसको भी कंटिन्यूसली मेंटेन रखना पड़ता है, और ये हम करते हैं कंटिन्यूस फ्लो ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल और ऑक्सीडेंट्स की मदद से। तो जब हमारा सैंपल है वो फ्लेम तक पहुंच जाता है तो उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स कैरिड आउट होते हैं। सबसे पहले हमें पता है जो हमारा सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, सैंपल और सॉल्वेंट से। तो जो सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन है वो फ्लेम तक पहुंचता है तो सॉल्वेंट जो है वो उसमें से एवेपोरेट हो जाता है और पीछे हमारे पास फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ सैंपल बचते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास मालिक्यूल्स ऑफ सैंपल पीछे बच जाते हैं। तो इस स्टेप को हम कह सकते हैं डिज़ोल्वेशन। इसके बाद जो हमारे सैंपल के मालिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं गैसियस फॉर्म में, क्योंकि फ्लेम के हाई टेम्परेचर की वजह से। तो हम इस स्टेप को कह सकते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के बाद हमारे जो गैस मालिक्यूल्स हैं सैंपल के वो डिसोसिएट होते हैं इनटू सिंपलर एटम्स में। मतलब कि अब तक हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा सैंपल है वो फ्लेम तक आया, और आके सबसे पहले जो सैंपल का हमारा जो सोल्यूशन है उसका जो सॉल्वेंट है वो एवेपोरेट हो गया। उसके बाद जो हमारा सैंपल है वो उसके जो मालिक्यूल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और उसके पास वो जो गैसियस मालिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट हो गए इनटू सिंपलर एटम्स में। और इस स्टेप को हम कह सकते हैं एटोमाइजेशन, क्योंकि इसमें जो फ्लेम है उसने एटम्स प्रोड्यूस किए हैं। अब ये जो एटम्स हमारे पास आए हैं ये जो फ्लेम है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट होंगे। इस स्टेप को हम कह सकते हैं एक्साइटेशन। हमें पता है कि जब भी कोई एटम ग्राउंड स्टेट पर हो और हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करें, सफिशिएंट एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करें, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है। और हमें ये भी बताया कि ये जो एटम है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, और जल्द ही ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है और रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। तो जब ये जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ आएंगे तो ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे रेडिएशन की फॉर्म में। तो इस स्टेप को हम इमिशन भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट नोट ये भी है कि ये जो एटम हम एक्साइट कर रहे हैं ये हम लाजमी नहीं है कि फ्लेम से ही करें, हम इस फ्लेम की जगह आर्क को, स्पार्क या प्लाज्मा को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास रेडिएशंस निकली हैं ये हर एटम की डिफरेंट होंगी। हमें पता है कि
कि हर किसी भी एलिमेंट के पार्टिकुलर एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो है वो डिफरेंट होती है। हमें ये भी पता है कि जो किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स होते हैं और वो हर एटम्स के डिफरेंट होते हैं। और इन जो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो भी हर एटम्स का एक स्पेसिफिक एनर्जी गैप होता है। तो जब हमारे पास ये जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब एक एटम आता है और एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में इमिट करता है तो हमारे पास एक स्पेसिफिक एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है। हमारे पास जो पहले से मौजूद स्पेक्ट्रा लाइब्रेरी है, हम उसमें से देखकर किसी भी एक स्पेसिफिक एटम के एमिशन स्पेक्ट्रा को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पास रेडिएशन की इंटेंसिटी हमारे पास जो है वो हमें बताती है किसी भी सैंपल में एक पार्टिकुलर एटम के कितने एक पार्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं। तो हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की मदद से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके पास जो हमारे पास हम रेडिएशन है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाती हैं, जो हम उस कंपार्टमेंट को कहते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर दरअसल एक ऐसी डिवाइस है जो एक स्पेसिफिक रेडिएशंस को ही अपने अंदर से पास होने देती है जिनके एक स्पेसिफिक वेवलेंथ हो। इसके अलावा वो किसी दूसरी वेवलेंथ की रेडिएशंस को पास थ्रू होने नहीं देती। इसके पास जो मोनोक्रोमेटर है वो वहाँ से रेडिएशंस जो हैं वो फ़ोटो मल्टीप्लायर के पास जाती हैं। फ़ोटो मल्टीप्लायर उस रेडिएशन को 2 गुना या 3 गुना करके आगे रीड आउट डिवाइसेस के पास जाती हैं, जो जहाँ से हम हमारे पास जो है वो डिजिटल स्क्रीन पर एमिशन स्पेक्ट्रा के फॉर्म में रीडिंग्स आती हैं, जहाँ से हम अपना क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।